हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या लिखा हुआ है कि टिक द करेक्ट बॉक्स अकॉर्डिंग टू द सैलिनिटी ऑफ द ओशियन वाटर। यानी कि आपको ना यहाँ पर सही आंसर बताना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं, जैसे स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आपको इन्हें पढ़ना है और फिर समझना है कि वहां पर सैलिनिटी कैसी होगी, हाई होगी, लो होगी या फिर कैसी होगी। ठीक है, तो देखिएगा, पहले वाले की हम बात करेंगे। स्लांटिंग सनरेज मेल्टिंग स्नो, यानी कि वो रीजन जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर सनरेज कैसे पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्नो है ना, वो क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, मेल्ट हो रहा है, बर्फ पिघल रहा है। और यहाँ पे सनरेज कैसी पड़ रही है, कैसे पड़ रही है, स्लांट पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है। तो आप बताइए मुझे, अगर सनरेज पड़ेंगी स्लांट तो फिर यहाँ पर गर्मी ज्यादा नहीं होगी, है ना। इसके कारण वाटर का इवोपोरेशन भी ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए यहाँ का जो सैलिनिटी है ना, वो कैसा रहेगा दोस्तों, तो वो रहेगा लो। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लो हो जाएगा। तो लो को टिक कर लेना। नेक्स्ट है कि क्लाउडी स्काई। देखो स्काई कैसा होगा, क्लाउडी होगा, बादल छाए रहेंगे। एंड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल क्या होगी प्यारे बच्चों, बारिश होगी। तो देखो यहाँ पे क्लाउडी मतलब क्लाउडी पूरा बादल छाए हुए हैं, यानी कि बादल है तो बारिश भी होगी, और यहाँ पे पूरे साल बारिश होगी। तो फिर यहाँ का जो सैलिनिटी है वो कैसा रहेगा, तो अगर देखा जाए तो वो मीडियम रहेगा, ज्यादा हाई नहीं रहेगा, क्योंकि बारिश भी तो हो रही है ना पूरे साल। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि मीठे पानी मिलते रहेंगे बादलों में से, ऊपर से मीठा पानी गिरता रहेगा, इसीलिए इसकी सैलिनिटी लगभग लिमिटेड होगी। नेक्स्ट है कि क्लियर स्काई, स्काई पूरा क्लियर है, एक भी बादल नहीं है। एंड परपेंडिकुलर सनरेज यहाँ पर पड़ रही है। अब देखो भाई, अगर परपेंडिकुलर सनरेज पड़ रही है तो इवोपरेशन ज्यादा होगा। इवोपरेशन ज्यादा का मतलब क्या होगा कि पानी भाप बन करके ऊपर जाएगा। और यहाँ पे क्लियर स्काई भी है, बारिश भी नहीं हो रही है, तो फिर यहाँ पर सैलिनिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, जब मैं आपको लेसन पढ़ा रही थी तो उसमें बताया था कि सैलिनिटी कहां पर ज्यादा होती है, कहां पर कम होती है। आइए एक बार हम रिवाइज करते हैं। देखो जैसे कि मान लीजिए जहां पर क्या है, बहुत ज्यादा ये गर्मी है, यानी कि सनरेज परपेंडिकुलर पड़ रही है, और यहाँ पे जो फ्रेश वाटर है उसका अगर आपूर्ति कम हो रहा है, तो फिर वहां पे क्या होगा, सैलिनिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और जहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों, मीडियम कहां पर होगा, जहां पे दोनों एकदम बैलेंस रहेंगे, यानी इवोपरेशन भी थोड़ा बहुत होगा और जो यहाँ पे फ्रेश वाटर की आपूर्ति हो वो भी थोड़ा बहुत होगी। तो फिर यहाँ पे सैलिनिटी कैसी बनी रहेगी, मीडियम बनी रहेगी। ठीक है, और सबसे लो कहाँ पर होगी, जहाँ पे इवोपरेशन होगा ही नहीं। और जैसे ये हमने देखा था मेल्टिंग स्नो और स्लैंटिंग सनरेज, तो ऐसे जगह पर क्या होगा, ऐसे जगह पर हमें ज्यादा ये देखने के लिए मिलेगा, लो सैलिनिटी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि लेस सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर डेजर्ट एरिया अराउंड, यानी कि फ्रेश वाटर का जो सप्लाई है वो कम है और डेजर्ट एरिया भी है, तो वहां पे हाई सैलिनिटी होगी। लो टेम्परेचर्स एम्पल सप्लाई ऑफ रिवर वाटर, मतलब टेम्परेचर भी लो है और बहुत ज्यादा रिवर वाटर का सप्लाई भी हो रहा है, तो ऐसे जगह में सैलिनिटी कैसी होगी भाई, लो होगी, क्योंकि टेम्परेचर लो है और सप्लाई ऑफ रिवर वाटर भी ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है कि कंटिनेंटल लोकेशन डेजर्ट अराउंड लो रेनफॉल, तो लोकेशन कैसा है, कंटिनेंटल लोकेशन है, डेजर्ट उसके आसपास में डेजर्ट है और बारिश भी कम हो रही है, तो फिर यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। नेक्स्ट है गिव रीजंस। तो पहला है कि सैलिनिटी इज लो इन द लैंडलॉक्ड बाल्टिक सी, मतलब जो लैंडलॉक्ड सी है यहाँ पे सैलिनिटी क्या है बच्चों, कम क्या है, कम है। तो अब इसके पीछे का कारण बताइए, चलिए फटाक देखते हैं। पहला, बाल्टिक सी इज लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन एंड इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, मतलब ये जो हमारा बाल्टिक सी है ना, बाल्टिक सी आपको कहाँ पे लोकेटेड मिलेगा, आप ना वर्ल्ड मैप पे इसको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि बाल्टिक सी इज लोकेटेड इन टेम्परेट जोन एंड इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशिया, मतलब एशिया। ठीक, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है, मैं इसको एशिया बोल रही थी कि ओशियन है, राइट। तो देखिएगा, ये जो आपका बाल्टिक सी है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये हमारा टेम्परेट जोन में लोकेटेड है एंड इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, और ये किसका पार्ट है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाल्टिक सी इज अ लैंडलॉक्ड सी एंड हेंस ओशियन करेंट्स ऑफ अटलांटिक ओशियन डू नॉट मेक एनी चेंज इन इट्स प्रॉपर्टीज, मतलब बाल्टिक सी क्या है भाई, ये एक लैंडलॉक्ड सी है। ठीक है, एंड हेंस, और इसीलिए ओशियन करेंट्स ऑफ अटलांटिक ओशियन, मतलब जो ओशियन करेंट्स हैं अटलांटिक ओशियन के, वो इस पे ज्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं और इसके प्रॉपर्टीज को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये लैंडलॉक्ड सी है, यानी चारों तरफ से लैंड से ये घिरा हुआ है, तो इसमें पानी आकर के मिलेगा ही नहीं अटलांटिक सी का, तो
फिर ये इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। एंड डिस्पाइट बीइंग अ लैंडलॉक्ड सी, अब क्योंकि ये लैंडलॉक्ड सी है, सो लेस टेम्परेचर, ओके, एंड लेस इवोपरेशन एंड गुड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स रिजल्टेड इन लेस सैलिनिटी ऑफ बाल्टिक सी, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, लेस सैलिनिटी होता है। नेक्स्ट है कि देयर इज हायर सैलिनिटी इन द नॉर्दर्न रेड सी वाइल लोअर इन द साउदर्न, मतलब जो हमारा रेड सी है प्यारे बच्चों, तो रेड सी में अगर आप देखोगे तो उसका जो नॉर्दर्न वाला साइड है और जो साउदर्न वाला साइड है, तो समझिएगा देयर इज हायर सैलिनिटी इन द नॉर्दर्न रेड सी, मतलब जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वहां पे हायर सैलिनिटी होती है, और जो हमारा साउदर्न, मतलब दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, जैसे मान लो ये आपका है रेड सी, ठीक है, तो रेड सी का नॉर्दर्न पार्ट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको सैलिनिटी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा और ये साउदर्न वाले पार्ट में कम देखने के लिए मिलेगा। तो अब इसके पीछे का कारण क्या है बताना जरा। तो अगर मैं आपको बताऊं रेड सी कहाँ पर लोकेटेड है, अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पे आपको इस मैप में देखिएगा रेड सी कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है हमारा रेड सी यहीं पर लोकेटेड है, ठीक है। तो देखिए अब रेड सी के बारे में क्या क्या बातें दी गई हैं, आइए जरा हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो रेड सी इज एन इनलेट पार्ट ऑफ एन इंडियन ओशियन विच इज लोकेटेड बिटवीन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका एंड अरेबियन पेनिनसुला, मतलब ये जो हमारा रेड सी है ना बच्चों, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका एंड अरेबियन पेनिनसुला में, ठीक है। और ये क्या है, ये इंडियन ओशन का पार्ट है। फिर यहाँ पे देखिएगा इट इज कंपेरेटिवली अ नैरो इलोंगेटेड सी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसी है, लंबी और पतली नदी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लंबी और पतला है ना, नदी नहीं मतलब समुद्र, क्योंकि ये सी है तो लंबी भी है और कैसी है भाई, पतली है, ठीक है। और क्या देखेंगे इसके बारे में, देखो क्या दिया है कि द साउदर्न एंड ऑफ द सी इज टुवर्ड्स द ओशियन वाइल द नॉर्दर्न इज एज गुड एज लैंडलॉक्ड सी। इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा, अगर हम इसके नॉर्दर्न पार्ट को देखेंगे तो ये क्या है, ये लैंड से घिरा हुआ है, और जो इसका साउदर्न वाला हिस्सा है हम देखेंगे तो ये समुद्र में आकर के मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात बोली गई है। फिर आगे जरा देख लो, आगे क्या बोला है, चौथा पॉइंट कि करंट्स ऑफ इंडियन ओशन लार्जली इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल द सैलिनिटी एंड टेम्परेचर ऑफ साउथर्न एंड, मतलब जो इसका साउथर्न वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये जो इंडियन ओशन है ना, क्या करता है, इसके सैलिनिटी वगैरह को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है। एंड करंट्स डू नॉट अफेक्ट मच ऑन नॉर्दर्न साइड ऑफ द रेड सी, और रेड सी का जो नॉर्थ वाला साइड है यहाँ पे ये वाले करंट ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाते हैं, यहीं पे कर पाते हैं, जो इसके पास में वहीं पे तो करेगा, यहाँ पे कैसे पहुंच पाएगा। सो इसीलिए क्या होता है कि हाई टेम्परेचर एंड मोर इवोपरेशन हैव रिजल्टेड इन हाई सैलिनिटी ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रेड सी, ठीक है। और ये भी पढ़ लेना ये वाला पॉइंट भी कि बिसाइड दिस पार्ट इज सराउंडेड बाय सहारा एंड अरेबियन डेजर्ट, मतलब वो वाला जो पार्ट है नॉर्दर्न वाला, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। तो ये इसका आंसर है, आप लोग देख सकते हो। पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 3 पॉइंट्स लिखिएगा, और फिर उसके बाद ये जो बचे हुए 3 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स है एक्चुअली, 1 2 3 4 4 ऐसे करके लिख लेना। नेक्स्ट है कि ओशियंस लोकेटेड एट द सेम लैटिट्यूड डू नॉट हैव सेम सैलिनिटी, यहाँ पर बोला है कि ओशियंस जो सेम लैटिट्यूड पर लोकेटेड होते हैं लेकिन फिर भी उनका जो सैलिनिटी है वो सेम नहीं होता है। अब बताओ भाई इसका कारण बता दो। तो आप जरा पहला पॉइंट देखते हैं कि इन सीज वेयर द रेट ऑफ इवोपरेशन इज हाई देन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर सैलिनिटी इज हाई, मतलब वो ओशियन जहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, इवोपरेशन ज्यादा होता है और फ्रेश वाटर का सप्लाई कैसा होता है, एंड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर कैसा होता है, रुकिएगा, हाँ थोड़ा कम होता है, मतलब इवोपरेशन ज्यादा होता है और सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर कम होता है। तो फिर वहां पे सैलिनिटी कैसी होती है भाई, हाई होती है, क्योंकि इवोपरेशन ज्यादा हो रहा है और जो फ्रेश वाटर का सप्लाई है वो कम हो रहा है, तो वहां पे सैलिनिटी तो ज्यादा ही होगी। और सैलिनिटी कहाँ पर लो होती है, जहां पर सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एग्जिट्स, मतलब ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ इवोपरेशन, और जहां पर देखिएगा सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एंड इवोपरेशन दोनों लो होते हैं, तो वहां पे सैलिनिटी में ज्यादा हमें चेंजेस देखने के लिए मिलता नहीं है, मतलब वहां पे सब कुछ नॉर्मल होता है। सो एज अ रिजल्ट सैलिनिटी ऑफ सी इज नॉट यूनिफॉर्म इवन ऑन द सेम लैटिट्यूड, तो इसी का रिजल्ट है, मतलब इसी की वजह से क्या होता है कि सेम लैटिट्यूड पर समुद्र होने की वजह, मतलब अगर वो सेम लैटिट्यूड पे है फिर भी उनका सैलिनिटी सेम नहीं होता है, ये सभी इसके कारण है, ठीक है। तो जहां पर फ्रेश वाटर की सप्लाई ज्यादा होगी, इवोपरेशन कम होगा, वहां पे सैलिनिटी हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, लो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी है। फॉर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो द सैलिनिटी ऑफ द इंडियन ओशियन एंड लैटिट्यूड ओशियन इज नॉट द सेम डिस्पाइट ऑफ बीइंग लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विद इंक्रीजिंग डेप्थ द टेम्परेचर ऑफ सी वाटर डिक्रीजेज टू अ सर्टेन लिमिट, यानी यहाँ पर क्या बोला है कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाते, यानी जैसे जैसे गहराई बढ़ते जाती है वैसे वैसे जो हमारा टेम्परेचर है सी वाटर का वो डिक्रीज होता है एक लिमिट के पास, मतलब एक लिमिट तक। तो देखिएगा बच्चों इसका आंसर हम जरा देख लेते हैं। हमने देखा भी था कि जब हम 2000 मीटर के नीचे जाएंगे, मतलब 2000, देखिए जब वो ऊपर से आप नीचे जाओगे तो धीरे धीरे करके जो टेम्परेचर है उसमें आपको चेंजेस देखने मिलेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहां पर हर जगह का टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम डिग्री, मतलब सेम हो जाता है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, 4 डिग्री तो ये हमने देखा था ना, याद कीजिए हमने वो पूरा ग्राफ देखा था टेम्परेचर वाला फर्स्ट लेक्चर में। इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें जाकर के देख लेना, पूरा ग्राफ हमने पूरा अच्छे से स्टडी किया था। ठीक है, तो आइए जरा इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कि द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर चेंजेस रैपिडली विद डेप्थ एट द इक्वेटोरियल एरियाज, द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज लेसर इन पोलर एरियाज, यानी कि वो पूरा आप ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है कि जब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में हमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, मान लीजिए इक्वेटोरियल रीजन के सरफेस पे है 90 डिग्री टेम्परेचर, फिर आप जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे और 2000 मीटर के नीचे जब आप पहुंचोगे ना तो वहां पे आपका जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही मिड लैटिट्यूड में भी होता है, वहां पे ज्यादा होगा सरफेस पे, लेकिन आप नीचे नीचे जाते जाओगे तो वो कम हो जाएगा। और पोलर रीजन में आप देखोगे तो ऊपर से लेके नीचे तक तो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट द इंटेंसिटी ऑफ सनरेज डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, यानी जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाते हैं वैसे वैसे जो इंटेंसिटी है सनरेज की वो कम होती जाती है। राइट, सो टेम्परेचर डिक्रीजेस अप टू 2000 मीटर डेप्थ, यानी 2000 मीटर की गहराई तक क्या होता है, जो टेम्परेचर है उसमें चेंजेस होते हैं, यानी वो धीरे धीरे करके कम होता है। आफ्टर 2000 मीटर, मतलब 2000 मीटर के बाद द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, यानी जो सी वाटर है टेम्परेचर का वो हर जगह क्या हो जाता है बच्चों, सेम हो जाता है। इट इज अराउंड, कितना हो जाता है ये लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, 4 डिग्री सेल्सियस। इसको काटते हैं, ये बहुत बड़ा जीरो बन गया है ना, मैं इसको हटाती हूँ, रुको, इसको यहाँ से बोलो हटने। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है हर जगह, चाहे वो हमारा टेम्परेट रीजन हो, पोलर रीजन हो या फिर कोई भी रीजन होने दो। ठीक है, अच्छा, और क्या दिया है, फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टू द पोलर रीजन टेम्परेचर रिड्यूसेस ओनली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो हमारा टेम्परेचर है ना वो कहाँ तक कम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक ही कम होता है। ठीक है, हर जगह का। रुकिए, इसके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0, अरे आओ, ठीक, 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब आगे का आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये मैंने आपको बता दिया, एंड देयरफॉर द वाटर एट ग्रेटर डेप्थ डज नॉट फ्रीज, मतलब इसका मैक्सिमम लिमिट कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। ओके, टेम्परेचर, इसीलिए जो ग्रेटर मतलब गहराई में जो समुद्र का पानी है ना वो फ्रीज नहीं होता है, वो जमता नहीं है। वाइल मोस्ट ऑफ द सनरेज रेडिएट बैक फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सी, सम ऑफ देम पेनिट्रेट टू सर्टेन डेप्थ इन वाटर। अब यहाँ पर क्या बोला है, लास्ट में ये बात बोली गई है कि जो सनरेज है, मतलब ज्यादातर सनरेज क्या होता है, रेडिएट हो जाता है, यानी वापस चला जाता है सरफेस से ही, और कुछ तो पेनिट्रेट करता है, यानी कि जो हमारा समुद्र होता है, समुद्र का पानी, उसको वो पेनिट्रेट करके नीचे जाता है, और कुछ हद तक ही नीचे जाता है, पूरा अंदर तक नहीं जा पाता। अगर आप बोलो कि 2000 मीटर की गहराई तक जा रहा है तो नहीं भाई, ये 2000 मीटर तक नहीं पहुंच पाता। तभी तो हर जगह का, अगर हम गहराई में जाएंगे तो हर जगह का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ही होता है, चाहे वो कोई भी रीजन हो, पोलर रीजन हो या फिर हमारा मिड लैटिट्यूड हो या फिर इक्वेटोरियल रीजन हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, There are more salt pans on the western coast of India than its eastern coast, यानी कि जैसे अगर मैं बात करूँ, रुकिए, अगर मैं इंडिया की बात करूँ प्यारे बच्चों, तो जो हमारा भारत होता है ना, यहाँ पे हम जरा देख लेते हैं। देखिएगा ये हमारा भारत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला था कि जो भारत का वेस्टर्न वाला कोस्ट है और जो ईस्टर्न कोस्ट है, तो देखिएगा जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर हमें ज्यादा सॉल्ट पेन्स देखने के लिए मिलते हैं एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न कोस्ट। देखिए ईस्टर्न कोस्ट क्या है भाई, ये वाला, और वेस्टर्न कोस्ट ये है, तो यहाँ पर ज्यादा सॉल्ट पेन्स देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे कम देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसा क्यों है, यही दिया ना, देयर आर मोर सॉल्ट पेन्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया देन इट्स ईस्टर्न कोस्ट। तो आइए जरा इसका आंसर देखते हैं कि क्यों है ऐसा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। पहला पॉइंट देखिएगा क्या लिखा है
कि द अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि वेस्ट में कौन सा सी आता है, अरेबियन सी आता है, और ईस्ट में कौन सा सी आता है प्यारे बच्चों, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी आती है ना। मेनी लार्ज पेनिनसुलर रिवर ड्रेन देयर वाटर इन द बे ऑफ बंगाल एंड ऑन द कंट्ररी ऑन स्मॉल सीजनल कोस्टल रिवर्स ड्रेन इन द अरेबियन सी। मतलब देखिए कुछ चीज ऐसी है जो अरेबियन सी में आकर के अपना पानी गिराती है, और कुछ ऐसी हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिराती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो hence the salinity of the eastern coast is 34% while it is 35% in the Arabian Sea। मतलब अगर हम सैलिनिटी की बात करेंगे तो समझिएगा, देखिए जो हमारा बे ऑफ बंगाल है ना, वहाँ पे ज़्यादातर मेरी लार्ज पेनिनसुलर रिवर, मतलब बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ जो है आकर के अपना पानी वहाँ पे गिराती हैं, और अरेबियन सी में थोड़ा मतलब इसके कंपेरिजन में थोड़ा कम होता है। ठीक है, देखिएगा ऑन ओनली स्मॉल सीजनल कोस्टल रिवर्स, मतलब जो स्मॉल और सीजनल रिवर्स है वही आकर के पानी गिराती हैं। तो इसीलिए इसकी सैलिनिटी अगर हम बात करें ईस्टर्न कोस्ट की तो 34% होती है, और अगर हम वेस्टर्न ये अरेबियन सी की बात करेंगे तो कितना होता है 35%। मतलब ये वाला ज़्यादा सैलिन होता है एज कम्पेयर टू दिस। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा सॉल्ट पेन्स पाए जाएंगे। देखो ना, ये ज़्यादा सैलिन है, ये कम सैलिन है, तो बोलना जो ज़्यादा जिसमें ज़्यादा क्षारता रहेगी, ज़्यादा सैलिनिटी रहेगी, वहीं पर तो सॉल्ट पेन्स बनाए जाएंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा सॉल्ट पेन्स होते हैं। तो दस देयर आर मोर सॉल्ट पेन्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया देन इट्स ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है कि सैलिनिटी इंक्रीजेस इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स। मतलब जो हमारा देखो ये हमारा अर्थ है, कहाँ जा रहे हैं, ये हमारा अर्थ है, तो इसका ये तो हमारा इक्वेटोरियल रीजन हो जाएगा। यहाँ पे आता है मिड लैटिट्यूडनल जोन। तो जो मिड लैटिट्यूडनल जोन है ना, वहाँ पर सैलिनिटी इंक्रीज होती है। तो इसका आंसर बता दो, इसका कारण। तो देखिएगा इन टेम्परेट रीजन्स, मतलब टेम्परेट रीजन की बात की जा रही है, जिसको हम मिड लैटिट्यूडनल रीजन भी कहते हैं। द सनरेज, वहां पे सनरेज कैसे पड़ती है बच्चों, स्लांटिंग पड़ती है, और देयरफॉर टेम्परेचर आर लोअर, तो इसलिए टेम्परेचर वहां का लो होता है। बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द स्नो, स्नो के मेल्ट होने से द सप्लाई ऑफ वाटर इज ऑल्सो मोर। ठीक है, सप्लाई ऑफ वाटर भी ज्यादा होता है, एंड देयरफॉर इस जोन में क्या होता है कि सैलिनिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड इंक्रीज होने के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो जो सैलिनिटी है वो कम होते जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, मतलब सी वाटर का जो सैलिनिटी है उसको अफेक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट देखिएगा, मैंने आपको जो वो तीनों कंक्लूजन बताए थे ना, वही है। देखो जहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा होगा और सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर थोड़ा सा कम होगा, तो फिर वहाँ पे सैलिनिटी हाई होगी, राइट। तो ये फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर देखिएगा जहाँ पर सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर ज़्यादा होगा और इवोपरेशन कम होगा, वहाँ पे सैलिनिटी लो होगा, और वहाँ पर सैलिनिटी अफेक्ट नहीं होगी जहाँ पर बोथ द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एंड इवोपरेशन ऑफ वाटर इज लो, दोनों अगर कम कम रहेंगे तो उसमें ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी अराउंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। देखो बच्चों ये हमारा, अरे आजा भाई, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, इसमें देखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है। तो इनमें ना हमें क्या बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, मतलब सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो आइए जरा इसका आंसर हम फटाक से देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि द सैलिनिटी ऑफ सी अराउंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अराउंड 36 हाई टेम्परेचर। मतलब यहाँ का अगर आप देखोगे सैलिनिटी तो कितना होता है, लगभग देखा जाए तो इतना होता है 36। ओके, हाई रेट ऑफ इवोपरेशन एंड लैंडलॉक नेचर ऑफ द सीज ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्री मूवमेंट ऑफ द ओशियन करंट्स कॉज मोर सैलिनिटी, है ना, क्योंकि इस वाले एरिया में देखिएगा इवोपरेशन भी ज़्यादा होता है ना, लैंडलॉक नेचर की वजह से यहाँ पर क्या होगा, सैलिनिटी ज़्यादा होती है ना। और अगर हम कंपेयर करेंगे, देखिएगा इन कंपैरिजन द सैलिनिटी ऑफ द सी अराउंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब जो भी सी है किसके आसपास में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास में है, तो उसका कितना होता है 35, एंड द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड इज लेस। अब क्योंकि हम जानते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड का प्रोपोर्शन है वो कम है। देखिएगा जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, यहाँ पे लैंड ज़्यादा है। आओ मैं आपको दिखाती हूँ, देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा है, और जो हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर है ना, वहाँ पे लैंड कम है। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड इज लेस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, so therefore as a result ocean currents control the salinity around tropic of capricorn। मतलब जो ओशन करंट्स होते हैं वो सैलिनिटी को कंट्रोल करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। तो ये इसका आंसर है, आप देख लो। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना,
फिर उसके बाद ये लिखना। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सी वाटर के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। तो आइए बच्चों जरा हम इसको देख लेते हैं फटाक से इसका आंसर। चलिए, तो पहला पॉइंट आप देख सकते हो कि टेम्परेचर क्या है, इट इज अ मेजर प्रॉपर्टी ऑफ द सी वाटर, हमें पता है। एंड द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। देखो, इक्वेटोरियल रीजन में सरफेस टेम्परेचर कुछ अलग होगा और मिड लैटिट्यूडनल में अलग होगा, पोलर रीजन में अलग होगा, ठीक है। दिस इज डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। कौन कौन से फैक्टर्स, साइक्लोन्स हो गया, रेनफॉल हो गया, सी वेव्स हो गए, ओशन करंट्स हो गए, सैलिनिटी हो गया, पॉल्यूशन हो गया, कन्वेक्शनल करंट्स हो गया, सीजन्स हो गए, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, समझ में आया। एंड ओशन रुकिए एक मिनट, ऑल्सो अफेक्ट द सरफेस टेम्परेचर, ओशन करंट्स। अब जो ओशन करंट्स है ना प्यारे दोस्तों, यहाँ पे फुल स्टॉप में लगा दूं क्या, आइए फुल स्टॉप लगा देती हूँ फटाक से यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए आगे क्या बोला गया कि ओशन करंट्स आल्सो हैव सिमिलर इफेक्ट्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर, मतलब जो हमारे ओशन करंट्स होते हैं उनका भी इफेक्ट होता है सी वाटर पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको इसमें ओशन करंट्स बताया भी था। तो इन रीजन्स वेयर कोल्ड ओशन करंट्स, ओशन करंट्स के बारे में बताती हूँ। देखिएगा, वो वाले रीजन जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट्स फ्लो करते हैं वहाँ पे जो सरफेस टेम्परेचर है वो कैसा हो जाता है, लेस हो जाता है। और जहाँ पर दूसरे वाले ओशन करंट्स, वो वार्म ओशन करंट्स मूव करते हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। तो ये इसका आंसर है। देखिएगा आप, हमने ये लेसन में भी पढ़ा था, ओके, वहीं से ये पैराग्राफ उठा करके लिखा गया है, जो टेम्परेचर में दिया था ना वही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द चेंजेस अकरिंग इन द टेम्परेचर ऑफ सी वाटर अकॉर्डिंग टू द डेप्थ, यानी डेप्थ के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होता है सी वाटर का, मतलब जैसे जैसे चेंज होता है आपको क्या करना है, उसे ना यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, क्या ये इसका आंसर है, तो नहीं, यहाँ पे ना ये वाला आंसर इसका सही नहीं है। मैं आपको इसका सही आंसर दिखाती हूँ, ये रहा, देखिए बच्चों, ये है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओके। आपकी टेक्स्ट बुक से ही ये पैराग्राफ लिया गया है। आओ मैं आपको ये पढ़ करके बता देती हूँ। देखिएगा, देखिए, व्हाइल मोस्ट ऑफ द सन रेज क्या होते हैं, रेडिएट बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी, यानी जो सी का सरफेस होता है वहां से वो रेडिएट हो जाते हैं, और कुछ उसको क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं टू सर्टन डेप्थ्स इन वाटर, ठीक है। फिर एज अ रिजल्ट द इंटेंसिटी ऑफ सनरेज डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग डेप्थ, यानी जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे जो इंटेंसिटी है सनरेज की वो क्या होते जाती है, वो डिक्रीज होते जाती है, ठीक है बच्चों। देखिएगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीज होता है अप टू अ सर्टेन लिमिट, कहाँ तक, 2000 मीटर तक, ओके। मतलब 2000 मीटर की गहराई तक जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होते जाता है। उसके बाद मतलब 2000 मीटर के बाद क्या होता है कि हर जगह का टेम्परेचर सेम हो जाता है, कितना हो जाता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस हर जगह, चाहे वो इक्वेटोरियल रीजन हो, पोलर रीजन हो, या फिर हमारा टेम्परेट जोन हो, ठीक है। टेम्परेचर रिड्यूसेस ओनली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू डेप्थ एंड देयरफॉर द वाटर एट ग्रेटर डेप्थ, यानी कि अगर आप नीचे जाओगे बहुत ज्यादा गहराई में तो वहां पे आपको पानी फ्रीज हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर चेंजेस रैपिडली विथ डेप्थ एट द इक्वेटोरियल एरियाज, द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज लेस इन पोलर एरियाज, ओके। तो ये इसका आंसर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो पीडीएफ है ना मैं उसमें वो ऐड करके दे दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो उसकी चिंता मत कीजिएगा, समझ में आया, चलो देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसका आंसर नहीं है, इसको ना यहाँ से काट देना, मतलब इसको यहाँ से हटा ही दो, इसको मत खींचना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं सैलिनिटी को। तो इसका आंसर देख लीजिएगा भाई, क्या है, वही जो 3 कंक्लूजन हमने देखे थे कि जहां पर इवोपरेशन ज्यादा होगा और सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर कम होगा वहां पे सैलिनिटी हाई होगी, जहां पर फ्रेश वाटर का सप्लाई ज्यादा होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा, सैलिनिटी लो होगा, और सैलिनिटी वहां पे अफेक्ट नहीं करेगा जहां पर दोनों लो रहेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट कि एक्सप्लेन हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द फॉलोइंग, मतलब जो आपको बताना है कि टेम्परेचर किस प्रकार से इनको अफेक्ट करता है। द डेंसिटी ऑफ सी वाटर, सी वाटर के डेंसिटी को कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करता है, आइए जरा हम समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर दैट कंट्रोल द डेंसिटी ऑफ सी वाटर। इफ टेम्परेचर रिड्यूसेस डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस, मतलब क्या बोला गया इसमें, देखिएगा 2 प्रॉपर्टीज है सी के, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, जो क्या करते हैं, डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर टेम्परेचर क्या होगा, इफ टेम्परेचर रिड्यूसेस, मतलब अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो फिर जो डेंसिटी है ना वाटर की वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब पानी ठंडा होता है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। कोल्ड वाटर इज डेंसर एंड सो इज सैलिन वाटर, ठीक है। एज कंपेयर टू द सैलिनिटी,
टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है प्यारे बच्चों? जो हमारी डेंसिटी है उसको अफेक्ट करता है। एंड समटाइम्स मोर सैलिन वाटर हैज़ लोअर टेम्परेचर एट द सरफेस बट स्टिल, अब इसके आगे देख लीजिएगा, बट स्टिल the density of such water is more than other water. On the contrary, sea water having higher temperature and low salinity can have lower temperature. ठीक है, तो sometimes ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, मतलब जहाँ पे क्या हो, हायर टेम्परेचर हो, राइट, एंड लो सैलिनिटी, राइट, तो वहाँ का डेंसिटी कैसा हो जाए, लो हो जाए, ऐसा कभी कभार हो सकता है। तो इसमें ये बात बोली गई है। तो जो मतलब द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर कैसे ये अफेक्ट करता है मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, द सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर। अब देखिएगा बच्चों, सैलिनिटी को कैसे ये अफेक्ट करता है, टेम्परेचर की बात की जा रही थी ना, बिल्कुल टेम्परेचर की, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका आंसर देखिएगा, पहला पॉइंट कि बिकॉज ऑफ द सन्स हीट इवोपरेशन हैपेंस एट अ फास्टर रेट। मतलब देखो, अगर सन की किरणें ज्यादा पड़ेंगी तो इवोपरेशन ज्यादा तेजी से होगा। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि बिकॉज ऑफ द सन्स हीट, सन के हीट के कारण इवोपरेशन तेजी से होता है। इवोपरेटेड वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर एंड रिड्यूसेस इन क्वांटिटी। मतलब पानी चला जाता है ऊपर ना और इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, बट अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिमेन्स। अब देखो, जैसे मान लीजिए आपने ना पानी के अंदर नमक घोल दिया, आप रखिएगा सन के मतलब सन के सामने रखिएगा तो पानी पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन जो सॉल्ट है वो रह जाएगा, नमक रह जाएगा। तो वही बात बोली गई है कि वो तो चला जाता है बट अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिमेन्स द सेम इन द रिमेनिंग वाटर एंड देयरफॉर द सैलिनिटी ऑफ द वाटर इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, इन सीज वेयर द रेट ऑफ इवोपरेशन इज हाई देन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर सैलिनिटी इज हाई। और जहां पर सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर क्या होता है, ज्यादा होता है, रेट ऑफ इवोपरेशन कम होता है, वहां पे सैलिनिटी लो होती है। ओके, एंड जहां पे क्या होता है, दोनों लो होते हैं, सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर भी, इवोपरेशन भी, तो वहां के सैलिनिटी में हमें ज्यादा मतलब ज्यादा हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता नहीं है, वो लगभग सेम ही रहता है, नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आप देख सकते हो। पहले आप क्या करोगे, पहले इतना लिखोगे, ओके, और फिर जाके ये लिख दोगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? तो ये था इसका आंसर, आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने ये वाले चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है, इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा था, एज वेल एज हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए हैं। और इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है बच्चों, ये होता है समाप्त। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए, सभी को नमस्ते।